नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया, लेक्चरर जियोग्राफी, हरियाणा शिक्षा विभाग से आप सबका स्वागत करता हूं। स्क्रीन पे कुछ लिखा क्या है? क्या आप जानते हैं 14 जुलाई का विश्व इतिहास में क्या महत्व है? आओ 14 जुलाई के विश्व इतिहास का अध्ययन करते हैं। इस दिन 14 जुलाई 1789 को यूरोप महाद्वीप के एक महत्वपूर्ण देश फ्रांस में क्रांति हुई थी। उसे फ्रांसीसी क्रांति या फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है फ्रांस। यहाँ पर 14 जुलाई 1789 14 जुलाई 1789 को क्रांति हुई। निरंकुश सत्ता के प्रतीक लुई 16वें के विरोध में, और वहाँ पर जो बास्तील का किला था उस पर जनता ने इस दिन धावा बोल दिया था। तो 14 जुलाई को विश्व इतिहास में यानी खासकर फ्रांस में बास्तील डे के रूप में मनाया जाता है। इसे फ्रेंच नेशनल डे के रूप में भी वहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन जो ये क्रांति हुई 14 जुलाई 1789 को, ये विश्व इतिहास और खासकर यूरोप के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इसका पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ा, जो आगे हम इसका अध्ययन करेंगे। आओ अब जानते हैं कि वास्तव में ये क्रांति हुई क्यों, ऐसी कौन सी घटनाएं हुई कि जनता ने बास्तील के किले पर आक्रमण करना पड़ा, विद्रोह करना पड़ा, धावा बोलना पड़ा। तो इसके लिए हमें हिस्ट्री में, इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। फ्रांस में 1774 में एक राजा बनता है, उसका नाम है लुई 16वां। ये बुर्बो राजवंश का शासक था। इनसे पहले बहुत सारे राजा रहे और ये बड़ा ही स्वेच्छाचारी राजा था। स्वेच्छाचारी का मतलब कि जो राजा के मन में आता बस वही करता, जनता से कोई किसी प्रकार का सरोकार इनका नहीं था, जो मन में आया बस वही किया। इनकी शादी होती है ऑस्ट्रिया, यहाँ है ऑस्ट्रिया, ये प्रेजेंट ऑस्ट्रिया है। पुराने टाइम में ये काफ़ी बड़ा साम्राज्य होता था। तो ये फ्रांस के राजा हैं लुई 16वां, और यहाँ ऑस्ट्रिया की राजकुमारी है, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, एंटोइनेट। इनके साथ लुई 16वें की शादी होती है और लुई 16वें ने अपनी पत्नी एंटोइनेट, मारिया एंटोइनेट के रख रखाव में, देखभाल में 15,000 सैनिक लगा रखे थे, 15,000 कर्मचारी थे। तो इस प्रकार की स्वेच्छाचारी जो विचारधारा थी उसके अगेंस्ट ये क्रांति हुई। और उस जमाने में जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। एक प्रथम स्टेट जिसमें ईसाई पादरी शामिल थे, दूसरा स्टेट जिसमें कुलीन वर्ग और सामंत वर्ग शामिल थे यानी उच्च वर्ग शामिल था, और तीसरा था थर्ड स्टेट जिसके अंदर बाकी की सारी जनता, जो आम जनता थी, वे शामिल थे, जिसमें किसान, व्यापारी, कर्मचारी, कारीगर, ये सब शामिल थे। उसी दौरान फ्रांस में 1789 के आसपास जो टैक्स व्यवस्था थी वो इस प्रकार से थी। वहाँ पर 2 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। एक था टाइथ, जो चर्च के द्वारा लिया जाता था, और ये 1/10 पार्ट था किसी भी चीज़ का, जो भी प्रोडक्शन होता था, किसी भी आप कोई भी काम करें उसका 1/10 भाग टाइथ के रूप में चर्च को जाता था, जो एक धार्मिक संस्था होती है। दूसरा था टाइल, जो राज्य सरकार को डायरेक्ट टैक्स के रूप में जाता था। तो ये डायरेक्ट लैंड टैक्स था। और इस टैक्स व्यवस्था में भी पहले 2 वर्ग, प्रथम स्टेट और सेकंड स्टेट, इसको कोई टैक्स नहीं देना होता था। ये बिल्कुल टैक्स फ्री थे। सारा टैक्स जनता को वहन करना पड़ता था।
तीसरा जो स्टेट था वही सभी प्रकार के टैक्स देता। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये एक सिंबॉलिक पिक्चर है कि इसमें जो तीसरा स्टेट का व्यक्ति है वो प्रथम स्टेट के बर्डन को सहन कर रहा है। तो इस प्रकार की टैक्स व्यवस्था वहाँ थी। तो आओ देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के पीछे कौन से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तात्कालिक कारण रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को हुई। तो उसके पीछे सबसे पहला कारण था फ्रांस के राजा लुई 16वें का स्वेच्छाचारी होना, मनमर्जी से जो कुछ भी राज्य वो चलाता था। दूसरा था निम्न वर्ग यानी जनता पर टाइड और टाइल जैसे दोहरे टैक्स की व्यवस्था और भारी टैक्स, ये तो थे ही थे और ये भारी भरकम थे। कुलीन और सामंत वर्ग जैसे जो उच्च वर्ग थे वो टैक्स फ्री थे, जिससे जनता में रोष हुआ। राजा द्वारा टैक्स के धन का दुरुपयोग किया जाता रहा। जैसा कि एक सिंपल एग्जाम्पल है कि उसने अपनी रानी की देखभाल के लिए 15,000 कर्मचारी रख रखे थे। तो अब उन 15,000 कर्मचारियों को सैलरी भी देनी होती है और वो देश के कहीं और काम आ सकते थे वो 15,000 कर्मचारी। भ्रष्टाचारी शासन व्यवस्था थी। मध्यम वर्ग का योग्य होने के बावजूद भी उनको अच्छे पद नहीं दिए जाते थे। पद सामान्य रूप से बेच दिए जाते थे जो उच्च पद थे। और सैनिकों व अन्य पदों का पैतृक होना, यानी जो उच्च पद थे या सैनिक के जो पद होते थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी दिए जाते थे, जबकि उसमें योग्यता का ध्यान नहीं रखा जाता। इससे जनसाधारण का शोषण होता, सेना में असंतोष था और औद्योगिक क्रांति के कारण से भी बेरोजगारी उस समय फ्रांस में थी और फ्रांस ने अमेरिका से उस समय भारी लोन ले लिया और वो लोन लेना और पहले से जो उसका पैसा अमेरिका का फ्रांस के ऊपर उधार था वो भी नहीं चुका पा रहे थे। और उस समय जो उनकी मुद्रा होती थी लिवरे, वो भी बिल्कुल धराशायी हो गई थी। अब उसका तात्कालिक कारण क्या रहा? 5 मई 1789 को लुई 16वें ने स्टेट जर्नल की एक मीटिंग बुलाई और जनता के ऊपर कुछ नए टैक्स लगा दिए। जनता ने इसका विरोध किया और स्टेट जर्नल के अधिवेशन में कुछ मांगे मांगने के लिए जनता एकत्रित हुई, लेकिन राजा ने उन मांगों को मानने से इनकार कर दिया। विरोध में 20 मई 1789 को वर्साय, फ्रांस का एक जगह है वर्साय, वहाँ का एक इंडोर स्टेडियम है टेनिस कोर्ट, उस पर जनता इकट्ठी हो गई और वो अपनी मांगों को मानने लगी। बाद में क्या होता है कि राजा द्वारा इन मांगों को मान लिया जाता है जब जनता का प्रेशर पड़ता है और स्टेट जर्नल के प्रथम अधिवेशन में ही यहाँ से फिर क्रांति का बिगुल बज गया और जनता ने 14 जुलाई 1789 को बास्टील के किले, जो पुरानी सामंतवादी राजशाही व्यवस्था का प्रतीक था, उस पर धावा बोल दिया और उसको लूट लिया। इस दौरान क्या घटनाएं हुई? फ्रांसीसी क्रांति जब हुई 14 जुलाई 1789 को, तो सबसे पहले जनता ने बास्टील के किले पर आक्रमण कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो पूरे देश में विद्रोह होने लगे। देखते ही देखते लुई 16वें ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और वो उसको सारी शक्तियां देने को तैयार हो गया। बाद में 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली जो सामंतवादी व्यवस्था पुराने काल से वहाँ चली आ रही थी, उस सब को समाप्त करने के लिए, उसको हटाने के लिए आदेश पारित कर दिया और जितनी भी चर्च की संपत्ति थी वहाँ पर, वो सारी की सारी धार्मिक संपत्ति उसको घोषित कर दिया गया। बाद में क्या होता है, नेशनल असेंबली ने 1791 में देश के लिए एक नए संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, जिसके अंतर्गत सारी सत्ता को विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, 3 व्यवस्थाओं में बांटा। जो विधानपालिका है वो कानून बनाएगी और जो कार्यपालिका वो उसको लागू कराएगी, और यदि कोई कानून को नहीं मानेगा तो जुडिशरी उसका न्याय की व्यवस्था देखेगी। इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ की गई और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को फ्रांस में अपनाया गया।
फिर बाद में क्या होता है कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची की नींव यहाँ से पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्ची यानी संवैधानिक राजशाही होती है, इसमें व्यवस्था ऐसी होती है कि जो राजा है या रानी है वो एक प्रकार के ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें सर्वोच्च शासक तो राजा ही होता है, राजा या रानी जो भी है, लेकिन उसकी शक्तियाँ किसी संविधान या कानून द्वारा लिमिटेड कर दी जाती हैं, यानी वो अपनी मनमानी से राज नहीं कर सकता। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था वहाँ बाद में फ्रांस में शुरू होती है। राजा को बांधने वाले कानून लिखित या अलिखित हो सकते हैं। इस समय बहुत सारे देश हैं जहाँ पर इस प्रकार की संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था आज भी है, जैसे फ्रांस, इसके अलावा कनाडा है, नॉर्वे, स्वीडन, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं आज भी देखने को मिलती हैं। जापान भी इसका एक उदाहरण है, ब्रिटेन इसका एक एग्जाम्पल है। बाद में इस क्रांति के क्या प्रभाव रहे? सबसे पहले जो स्टेट जर्नल था उसको नेशनल असेंबली में कन्वर्ट कर दिया गया। फ्रांस का एक नया झंडा अपनाया गया जिसमें 3 रंग थे, नीला, सफ़ेद और लाल, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं ये फ्रांस का झंडा है। और नेशनल असेंबली द्वारा संविधान के अनुसार सभी वयस्क पुरुषों को, यहाँ ध्यान देने की बात है कि वोट का अधिकार तो दिया, लेकिन वो केवल जो वयस्क पुरुष थे यानी मेल को ही वोटिंग का अधिकार दिया, और सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार दिया गया। और उसमें भी एक और आगे नियम रखा कि वह व्यक्ति ही वोट दे सकता है जो एक्टिव सिटीजन है, सक्रिय नागरिक है। लेकिन सक्रिय नागरिक कौन होगा? वो केवल पुरुष होगा जिसकी आयु 25 वर्ष से अधिक होगी और वो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर गवर्नमेंट को टैक्स देता हो। और यदि ये तीनों शर्तें वह पूरी नहीं करता तो वह पैसिव नागरिक कहलाएगा, निष्क्रिय नागरिक होगा, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बाकी के पुरुष थे जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स नहीं दे पाते थे। तो उनको कोई वोट का अधिकार उस ज़माने में फ्रांस की सरकार ने नहीं दिया। तो और बाद में नेशनल असेंबली ने हालांकि रोजगार बढ़ाने के लिए कुछ अधिकारों की गारंटी दी और राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए। ये सारे जो है फ्रांसीसी क्रांति के ही प्रभाव थे। बाद में जब क्रांति हुई तो कुछ प्रतीकों का यूज किया गया था उस जमाने में जनता के द्वारा। तो वो क्या थे? जैसे टूटी हुई जंजीर, जैसे आप देख रहे हैं, तो ये थी कि दास्ता से मुक्ति। इसी प्रकार से दूसरा था राजदंड, जैसा आप चित्र में यहाँ देख रहे हैं राजदंड, ये था शाही सत्ता का प्रतीक। वे लोग लाल रंग की टोपी पहनते थे, ये दास्ता से स्वतंत्रता का प्रतीक बनी वहाँ पर। और नीला, सफ़ेद व लाल रंग जो बाद में फ्रांसीसी झंडे में भी यही अपनाया गया। तो उस ज़माने में लोग ऐसी ड्रेस पहनते थे जो फ्रांस के राष्ट्रीय रंग का प्रतीक बने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। बाद में डैनो वाली स्त्री, ये आप चित्र देख रहे हैं, इस प्रकार की पिक्चर वहाँ पर यूज की जाती थी जो कानून का मानवीय रूप देने का प्रतीक बनी। अब बात आती है कि जो नेशनल असेंबली बनी उसके दौरान जो नई शासन व्यवस्था थी क्या वो बिल्कुल ठीक थी? यानी क्रांति हुई और उसके बाद जो कुछ भी चेंजेस किए गए फ्रांस में, क्या वो सारे चेंजेस सही थे? क्या लगता आपको? अभी तक के अध्ययन से आपको क्या लगता है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो भी चेंज किए क्या वो ठीक थे? नो, सारे ठीक नहीं थे। एक बड़ा तो आप देख ही रहे हैं कि वोट का अधिकार दिया गया, लेकिन सबको नहीं, केवल मेल पुरुष को, वो भी जिसकी आयु 25 वर्ष से अधिक है और वो कम से कम 3 दिन का टैक्स देता हो। बाकी का यदि मान लो कोई टैक्स नहीं दे पाता और पुरुष भी है, 25 वर्ष से ऊपर भी है, तो वो वोट नहीं दे सकता था, वो पैसिव नागरिक कहलाता था। तो एक व्यवस्था की खामी तो सीधी यही नज़र आती है। तो ऐसे अनेक खामियां उसमें थी। तो बाद में फिर क्या होता है? बाद में 10 अगस्त 1792 को जैकोबिन क्लब, एक क्लब था वहाँ पर, जैकोबिन क्लब, उसके मेंबर थे रोबेस्पियर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उसकी नेतृत्व में उन्होंने, रोबेस्पियर के नेतृत्व में जैकोबिन क्लब ने फ्रांस में विद्रोह कर दिया और
जो नई शासन व्यवस्था थी उसको मानने से मना कर दिया। बाद में 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया और नवनिर्वाचित असेंबली, जो पहले स्टेट जनरल थी बाद में वो नेशनल असेंबली बनी, अब इसका तीसरी बार नाम बदल दिया गया कन्वेंशन। इसका नाम अब कन्वेंशन वहाँ पर कर दिया गया। और 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें को देश के विरोध साजिश रचने के आरोप में उनको फांसी दे दी गई। और इसके बाद 1793 से 1794 तक लगभग 1.5 वर्ष तक रोबेस्पियर का शासन रहा, लेकिन उसने बड़े ही क्रूरतापूर्वक ढंग से वहाँ पर शासन किया, जो वहाँ पर आतंक का शासन कहलाया। बहुत ही क्रूरतापूर्ण उसने शासन किया। बाद में क्या होता है, जून 1794 को रोबेस्पियर को गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता है। गिलोटीन वास्तव में एक मशीन होती थी जिसमें गर्दन काट दी जाती थी, तो इस पर उसको चढ़ा दिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। रोबेस्पियर की मृत्यु के बाद अब क्या होगा, वहाँ का जो शासन है फ्रांस का वो मध्यम वर्ग के पास आया, और मध्यम वर्ग में भी जो उच्च वर्ग था लोगों का उनके पास गया, और वहाँ पर 5 सदस्यीय एक टीम बनाई गई, और उस 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका जिसे डायरेक्टरी कहते थे उसने फ्रांस का शासन नियुक्त किया। अब हालांकि विधान परिषद के जो सदस्य होते थे 5 सदस्य बनाए गए, वो मिलकर शासन चलाते थे। अब उनमें झगड़ा इस बात का होता था कि कौन सुपीरियर है, किसकी बातों को माना जाए, वो हितों को लेकर लड़ते रहते थे। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने इसका फायदा उठाकर डायरेक्टरी को खत्म कर दिया, कि जो 5 सदस्यीय डायरेक्टरी थी उसको मानने से मना कर दिया, और 1804 में खुद को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। बाद में उसने कुछ कानून लागू किए फ्रांस में, जिसे नागरिक संहिता का नाम दिया गया। इसे इतिहास में नेपोलियन की नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। आओ अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रशासनिक सुधार नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में किए थे। नंबर 1, उसने कानून के समान सबको बराबरी का दर्जा दिया, संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार दिया, प्रशासन का सिंपल तरीके से विभाजन किया, किसानों को भूदास्ता से मुक्त किया, जमींदारों को यानी जागीरदारों को करों से मुक्ति दिलाई। सामंतवादी व्यवस्था जो सदियों से वहाँ चलती आती थी, जो उच्च वर्ग के लोग वहाँ होते थे, उस प्रकार की सामंतवादी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। यातायात और संचार के साधनों की व्यवस्था में सुधार किया। माप तोल की एक जैसी प्रणाली लाई गई, यानी वजन सेम होगा, लिक्विड को मापने का माप सेम होगा। पूरे देश में एक राष्ट्रीय मुद्रा लागू की गई। तो ये कुछ सुधार थे जो नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में किए। इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे उसने युद्ध किए। फ्रांस के आसपास के देशों की कुछ क्षेत्रों पर उसने कब्जा किया, लेकिन 1815 में वाटरलू के युद्ध में उसकी पराजय हो जाती है और उसको बंदी बना लिया जाता है, और फ्रांस पर वियना शांति संधि, जिसे वियना कांग्रेस भी कहते हैं, उसकी अपमानजनक शर्तें थोप दी गई, यानी नेपोलियन पर ये संधि थोप दी गई। अब देखते हैं कि वियना शांति संधि, जिसे वियना कांग्रेस भी कहते हैं, उसमें कौन सी शर्तें रखी गई। क्या किया गया कि नेपोलियन ने युद्ध में जितने भी यूरोप के आसपास के क्षेत्रों को कब्जा किया था वो सारे उससे वापस छीन लिए गए, और बुर्बो वंश जो लुई 16वें का वंश था, उस वंश के लोगों के हाथों में सत्ता दोबारा से सौंप दी गई।
नेपोलियन द्वारा जितने भी जीते गए प्रदेश थे वे सारे उससे छीन लिए गए। साथ ही साथ फ्रांस की सीमाओं पर कुछ नए छोटे छोटे राज्य स्थापित कर दिए गए ताकि फ्रांस की शक्ति को कम किया जा सके। बाद में 1850 में फ्रांस में मारियान, जो फ्रांसीसी राष्ट्र की रूपक के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनकी छपी एक डाक तस्वीर जारी होती है और फ्रांसीसी क्रांति के जो मूल रहा वो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। बाद में 1848 में फ्रांस के सभी उपनिवेश, जहाँ तक फ्रांस का राज्य फैला हुआ था उसके उपनिवेश थे, वो सारे फ्रांस की दासता से मुक्त हो गए, उन सबको स्वतंत्र कर दिया गया। उसके बाद 1946 में भारत की आज़ादी से 1 वर्ष पहले फ्रांस में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला। आपको ध्यान होगा पहले केवल पुरुषों को अधिकार था वोट देने का, वो भी जो सक्रिय नागरिक थे। महिलाओं को अधिकार मिला 1946 में। तो ये था 14 जुलाई का महत्व फ्रांसीसी क्रांति के रूप में और उसका पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।